कांग्रेस का घोटाला ही अकेले लाखों करोड़ों का है। सेफली कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री जी को करप्शन से कोई बहुत नफरत नहीं है। अगर मैं एनसीपी की बात करूं तो एनसीपी पर भी करीब करीब 70,000 करोड़ रुपए के घोटालों का आरोप है। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला, महाराष्ट्र सिंचाई घोटाला, अवैध खनन घोटाला, इनकी लिस्ट भी बहुत लंबी है। कमाल की चीज कही आपने कहा मैं सेफ्टी कह दूं कि प्रधानमंत्री को करप्शन से कोई नफरत नहीं है। कुछ दिन पहले इनकी एक फोटो ऑप कार्यक्रम हुआ था, मिलकर के फोटो निकालने का एक कार्यक्रम हुआ था। इस बैठक में शामिल दलों के इतिहास को देखेंगे तो पता चलेगा कि वो सब मिलकर के, जितने भी लोग वो फोटो में दिखते हैं ना, एक एक को जरा देख लीजिए, उन सबका मिलकर के टोटल लगाएंगे तो ये सारे मिलकर के कम से कम 20 लाख करोड़ के घोटाले की गारंटी है। हैरानगी की चीज है कि प्राइम मिनिस्टर को करप्शन से कोई नफरत नहीं है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब हर दिन करप्शन के मामले पे कांग्रेस पे आरोप लगा रहे हैं और पार्टियों पे आरोप लगा रहे हैं। हर रैली पे वो कसम खा के कह रहे हैं कि मैं करप्शन को बंद कर दूंगा, मैंने करप्शन को बंद कर दिया। और आप कह रहे हैं कि उनकी आंखों के नीचे करप्शन चल रही है। एक केस तो बता दें मुझे जहां बंद किया हो। मैं तो 2 केस बता रहा हूं जिनमें मैंने कंप्लेंट की। हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। अभी अगले लोकसभा चुनाव में 2024 के 9 महीने का वक्त बाकी है, लेकिन ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी भाजपा ने ये पूरे तरीके से स्वीकार कर लिया है कि उन्हें यकीन हो गया है कि जिन हालात से वो गुजर रहे हैं उसके तहत उनकी जो जीत है 2024 में मुमकिन नहीं है। नरेंद्र मोदी का तथाकथित जो उनका मैजिक, जो जादू, जो मोदी ब्रांड है, ऐसा लगता है कि पूरी तरीके से नाकाम हो रहा है। ये सिर्फ विपक्ष का आरोप नहीं बल्कि खुद नरेंद्र मोदी, उनकी पार्टी भाजपा आरएसएस ये कबूल कर रही है। इसीलिए मोदी को नाकाफ़ी माना जा रहा है, मोदी की पार्टी बीजेपी को नाकाफ़ी माना जा रहा है। नरेंद्र मोदी की पार्टी और नरेंद्र मोदी की पार्टी के जो नेता हैं अब अलग अलग राज्यों में जाकर दूसरी पार्टियों से हिस्सा मांग रहे हैं, जिनको मिलाकर वो भाजपा को पूरा करना चाहते हैं और उम्मीद करते हैं कि एक बार फिर से वो सत्ता हासिल करेंगे। महाराष्ट्र में जिस अनैतिक तरीके से पहले शिवसेना और अब जो एनसीपी है उसको तोड़ने की कोशिश की गई है, बताया जा रहा है कि 2/3 के आसपास जो एमएलए हैं अब वो भाजपा की सरकार में शामिल हो रहे हैं। इसकी तादाद को लेकर तो पूरी कोई पुख्ता खबर नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर मालूम है कि 9 ऐसे विधायक हैं जो उस तरफ पार कर गए हैं जिनको के मंत्री पद की शपथ भी दिला दी गई है। इन 9 लोगों में से 4 लोग ऐसे हैं जिन पर ईडी की जांच चल रही है। इनमें वो लोग भी हैं जो जेल की हवालात की जो सज़ा है वो काट कर आ रहे हैं वहाँ पर। इस सब के बावजूद कि नरेंद्र मोदी का पूरे 10 साल का जो सबसे बड़ा उनका जो राजनीतिक, मैं कहूँगी पॉलिटिकल प्लैंक, ये सबसे बड़ा राजनीतिक वादा था, वो ये वादा था कि भ्रष्टाचार मुक्त सरकार वो दे रहे हैं। आपको याद होगा 10 साल जो मनमोहन सिंह सरकार के रहे, उनके आखिरी के सालों में जो सबसे बड़ा धब्बा, जो सबसे बड़ा दाग उनके ऊपर लगाने की कोशिश हुई वो ये था कि ये भ्रष्ट सरकार है, इनके मंत्री भ्रष्ट हैं, यहाँ भ्रष्टाचार की इजाज़त है। इससे पहले कि मैं इन बयानों पर आऊँ और आपको बताऊँ कि किस तरीके से वो 10 साल, इन 10 सालों में सबसे बड़ा जो राजनीतिक वादा था भ्रष्टाचार से लड़ने का, वो नरेंद्र मोदी ने उस वादे को पूरा नहीं किया, जनता के साथ धोखा किया है। सीधे सीधे महाराष्ट्र में एनसीपी के नेताओं को, उनके विधायकों को शामिल कर जिनके ऊपर ईडी के केसेस चल रहे हैं गंभीर, जनता के साथ भारी धोखा हुआ है, झूठ हुआ है और फरेब हुआ है। इससे पहले आप ये बयान देखिए सत्यपाल मलिक का, जिन्होंने द वायर को जो सनसनीखेज इंटरव्यू दिया था, उसमें उन्होंने कहा था
कि वो इस बात को समझते हैं और गारंटी के साथ इस बात को कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी को करप्शन से, भ्रष्टाचार से कोई समस्या नहीं है। ये बयान देखिए, फिर लौटते हैं। पर जब आप कहते हैं कि प्रधानमंत्री के लोग हैं और उनके नाम भी आपने दिए, हसीन द्राबू, अंबानी, राम माधव, ये काफी करीब है प्रधानमंत्री के। ऑफ कोर्स सब तो करीब थे। इज द प्रधानमंत्री आल्सो इन्वॉल्व्ड? नो, ही वाज नॉट इन्वॉल्व, बट मैं आपको ये बता शक तो लगता है ना। सेफली कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री जी को करप्शन से कोई बहुत नफरत नहीं है। और उसका बड़ा सबूत है कि मैंने गोवा में उनको शिकायत की कि ये करप्शन हो रहा है, लो लेवल करप्शन हो रहा है। तो उन्होंने मुझे तीसरे दिन खुद फ़ोन करके कहा, सतपाल भाई आपकी जानकारी गलत है। आपने किससे मालूम किया? उन्होंने कहा कि मैंने फलां आदमी से मालूम किया। मैंने कहा ये तो खुद चीफ मिनिस्टर के घर में बैठ के पैसे ले रहा है और अल्टीमेटली 1 हफ्ते में मेरा ट्रांसफ़र वहाँ से कर दिया। तो मैं कैसे मानूं कि ये करप्शन के खिलाफ ये आपने बड़े कमाल की चीज़ कही है। आपने कहा मैं सेफली कह दूं कि प्रधानमंत्री को करप्शन से कोई नफरत नहीं है। मैं कई केस बता सकता हूं। मैंने एक आदमी का केस बताया कि उसके ऑफिस से फ़ोन जाता है कि पीएमओ से बोल रहे हैं, फला मतलब जितेंद्र सिंह के यहाँ से, कि हमारे मिनिस्टर को कांटेक्ट करो। तो मैंने कहा कि आपके ऑफिस का नाम इस्तेमाल हो रहा है। तो उन्होंने अमित शाह को कहा, अमित शाह ने मेरे से तस्दीक की। मैं कहा हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, और ये मैं मुझे चीफ सेक्रेटरी ने भी बताया, आप उससे पूछ लें। लेकिन जितेंद्र सिंह तो वही हैं जहाँ थे, तो मैं कैसे मान लूँ करप्शन से दिक्कत है? सच में हैरानगी की चीज़ है कि प्राइम मिनिस्टर को करप्शन से कोई नफरत नहीं है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब हर दिन करप्शन के मामले पे कांग्रेस पे आरोप लगा रहे हैं और पार्टियों पे आरोप लगा रहे हैं। हर रैली पे वो कसम खा के कह रहे हैं कि मैं करप्शन को बंद कर दूंगा, मैंने करप्शन को बंद कर दिया। और आप कह रहे हैं कि उनकी आंखों के नीचे करप्शन चल रही है। एक केस तो बता दें मुझे जहां बंद किया हो। मैं तो 2 केस बता रहा हूं जिनमें मैंने कंप्लेंट की। अब से ठीक 6 दिनों पहले भोपाल में एक बड़ी रैली करते हुए नरेंद्र मोदी ने भरी सभा में जनता के सामने ये कहा कि अगर विपक्ष की ये गारंटी है कि वो भ्रष्टाचार करेंगे, तो मोदी की भी एक गारंटी है कि जो भ्रष्टाचारी हैं उनको सज़ा मिलेगी, उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। बहुत ही नाटकीय अंदाज से इस रैली में आपने देख रहे हैं कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी अपने अंदाज में कह रहे हैं कि हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी है, हर चोर लुटेरे पर कार्रवाई की गारंटी है, जिसने गरीब को लूटा है, जिसने देश को लूटा है, उस पर कार्रवाई की गारंटी है। अब सिर्फ 6 दिनों के भीतर जाहिर है ये पूरा जो तख्ता पलट हुआ है ये महाराष्ट्र में, ये कोई 1 दिन की या 2 दिन की या 6 दिन की का घटनाक्रम नहीं है। हफ्तों महीनों से पूरी कार्रवाई चल रही होगी। इसमें कम से कम उन 3-4 लोगों का कच्चा चिट्ठा हम आपको बताएंगे जिन लोगों को शामिल किया गया। तो इस बयान के बाद याददाश्त इतनी कमज़ोर हो गई है प्रधानमंत्री की या उनके चाहने वालों की कि वो भूल जाएंगे कि पब्लिक मीटिंग में, एक भरी सभा में इस तरह से नाटकीय अंदाज से बयान देने के बाद 6 दिनों के भीतर जो हमारी याददाश्त है उस सब को भुला देना चाहते हैं। और नरेंद्र मोदी की पार्टी ने अब उन लोगों को शामिल किया है जिनके ऊपर बाकायदा गंभीर केसेस चल रहे हैं, जो लोग जेल में होकर आए हैं। तो सबसे बड़ा जो पॉलिटिकल प्लान था वो ये था कि ये भ्रष्टाचारी जो सरकार है, इससे मुक्ति पाने के लिए आप नरेंद्र मोदी को चुनिए। आपको याद होंगे अन्ना हजारे, आपको याद होगा इंडिया अगेंस्ट करप्शन, ये पूरा जो आंदोलन चला था, जो यूपीए की सरकार थी उसको अपनी जगह से बेदखल करने के लिए चलाया गया था और उसका सीधा फ़ायदा भाजपा को मिला था। भ्रष्टाचार के आरोप, वो भ्रष्टाचारी सरकार जिससे लड़ने के लिए नरेंद्र मोदी ने अपने को एक मुखौटे के तौर पर, अपने को एक तरह के ऑल्टरनेटिव के तौर पर पेश किया। आज उसी नरेंद्र मोदी की सरकार में कितना भ्रष्टाचार हो रहा है और भ्रष्टाचारी लोगों को बाकायदा बाहें फैलाकर कबूल किया जा रहा है। ये आप देखिए, इन जो 9 लोग हैं खासकर जिनको शपथ दिलाई गई है, उनमें 4 ऐसे लोग हैं जिन पर गंभीर आरोप है। उनमें से एक हैं हसन मुशर्रफ, दूसरे हैं अजीत पवार और इसके अलावा हैं छगन भुजबल। इसमें हसन मुशर्रफ जो है वो तो हंसी आती है कभी कभी और दुख भी होता है कि देखिए किस तरीके से इधर उधर भागे फिर रहे थे कि उनको किसी तरीके से बचा लिया जाए। उनके ऊपर जो गंभीर आरोप हैं शुगर मिल को लेकर, और इसके अलावा महाराष्ट्र से लगातार आप देख रहे हैं सांप्रदायिकता से जुड़ी हुई तमाम खबरें हमारे पत्रकार जीशान कास्कर और साथ ही अतुल होवाले दोनों आप तक लेकर आ रहे हैं कि कैसे एक हिंदुत्व की एक नई प्रयोगशाला के तौर पर महाराष्ट्र को आगे रखा जा रहा है। उसमें एकता रैलियों में भाग ले रहे हैं, सांप्रदायिक सौहार्द की रैलियों में हसन मुशर्रफ साहब भाग ले रहे हैं। और यहाँ
वो पार्टी जो सब कुछ करने के लिए जिम्मेदार है, जो सीधे तौर पर जिस पार्टी के विधायक और बाकायदा मुख्यमंत्री उन बड़ी बड़ी मीटिंग्स में शामिल हो रहे हैं जहां सांप्रदायिक बयानबाजियां हो रही हैं, अब उस पार्टी में वो शामिल हो रहे हैं। तो हसन मुशर्रफ जो हैं उन पर ईडी का केस चल रहा है जिसमें अनियमितता पाई गई है, खासकर कोल्हापुर में जो शुगर मिल है जो वो उनके परिवार के लोग जो हैं वो चलाते हैं। इसके अलावा जांच ये चल रही है कि अलग अलग तरह के बैंक अकाउंट्स का इस्तेमाल किया गया है पैसे के डाइवर्जन के लिए, पैसे को तितर बितर करने के लिए, और इसमें वो लोग भी हैं जो जिन लोगों के बारे में जिक्र हो रहा है उनके शेयर भी हैं। तो ये गंभीर आरोप है और लग रहा था कि उनका जेल जाना तय माना जा रहा है। और अब देखिए वो मंत्री बन चुके हैं। तो एक ऐसा व्यक्ति जो आरोपी था एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की नज़र में, वो व्यक्ति अब बाकायदा एक आदरणीय, एक सम्मानित मंत्री बन गया है। अजीत पवार, सिंचाई घोटाले का आपको पता ही होगा अच्छे तरीके से, सिंचाई घोटाला जिस पर ईडी ने गंभीर मामला दर्ज किया था 1999 और 2009 के बीच। ये बांधों और सिंचाई जो परियोजनाएं थीं इनके निर्माण में गड़बड़ी का आरोप लगाया गया था और बताया गया था कि 70,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए, लेकिन जो आर्थिक किया गया, सर्वेक्षण किया गया सरकार के जरिए, उसमें पाया गया कि सिंचाई जो क्षेत्र है उसमें 0.1% का सुधार हुआ है। और इस दौरान जल संसाधन मंत्री थे अजीत पवार। इसके अलावा भी राज्य बैंक घोटाला भी काफ़ी गंभीर आरोप हैं इस मामले में भी। तो अजीत पवार जो कि शरद पवार के भतीजे हैं, उनके ऊपर ये गंभीर आरोप हैं। छगन भुजबल का मैं जिक्र करना चाहती हूँ। 2.5 साल ये शख्स जेल में गुजार के आया इन आरोपों की वजह से, जिनको कि ये मामला, कई तरह के मामले हैं उनमें एक गंभीर जो मामला है वो महाराष्ट्र सदन को लेकर है, जिसमें मैंने आपको बताया कि उनको जेल जाना पड़ा और अब जो जेल से वापस जब वो लौटे महाराष्ट्र की राजनीति में वापस आ गए और इसके बाद अब देखिए आदरणीय सम्मानित मंत्री बन चुके हैं। मुझे लगता है 2024 के चुनाव में सबसे बड़ी बात यह है कि घबरा गई है पार्टी पूरी तरीके से। मैं कहूँगी घबराहट जो है वो चेहरे पर नज़र आ रही है। मास्टर स्ट्रोक जिसको बता रहा है गोदी और दरबारी मीडिया, वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि देखिए जो पटना की जो अपोजिशन की 17 पार्टियों की मीट हुई थी उसके बाद नरेंद्र मोदी ने उस पूरी एकता को ख़त्म कर दिया है और तमाम अपोजिशन अब डर से थर थर काँप रहा है। मैं कह रही हूँ अपोजिशन नहीं, सत्ता पक्ष डर से थर थर काँप रहा है। कर्नाटका के चुनाव नतीजों से नरेंद्र मोदी की पार्टी अभी तक उबर नहीं पाई है कि पटना की जो एकता नज़र आई, पटना में जो 17 पार्टियों की, उनको लेकर अब पूरे तरीके से मान कर बैठ गई है नरेंद्र मोदी की पार्टी के वो अपने बलबूते चुनाव नहीं जीत सकती है, नैतिक बल के आधार पर चुनाव नहीं जीत सकती, इसलिए अनैतिक काम करना पड़ेगा। एक बात तो बिल्कुल साफ है कि नरेंद्र मोदी की पार्टी, खुद नरेंद्र मोदी अब जो चुनाव में जाएंगे, एक बात वो ये नहीं कह पाएंगे कि भाजपा और नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार के खिलाफ है। और महाराष्ट्र के इस पूरे सियासी घटनाक्रम पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ 2 वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, दोनों महिला पत्रकार हैं। एक पत्रकार मेरे साथ महाराष्ट्र से मुझे ज्वाइन कर रही हैं यहाँ, नीता कोल्हटकर वरिष्ठ पत्रकार, साथ ही मीतू जैन जुड़ गई हैं द वायर के लिए। आप लगातार उन्हें पढ़ते भी रहते हैं, कभी कभी देखते भी हैं, और ख़ासकर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को लेकर उन्होंने काफ़ी हार्ड हिटिंग आर्टिकल्स द वायर पर लिखे हैं। सबसे पहले नीता जी, आपके साथ मैं शुरुआत करना चाहती हूँ कि ये पूरा जो सियासी घटनाक्रम है, कहा जाता है कि पत्रकारों को हफ्तों पहले मालूम होता है, इल्म होता है उन्हें इस बात का। क्या आपको भी भनक लग गई थी कि वाकई अब शिवसेना के बाद दूसरी जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, मैं कहूँ कि पूरा का पूरा जो सियासी पूरा स्ट्रक्चर था वो ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा? आपको अंदाजा था? सियासी जो हम कह रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने ये ताश के पत्तों की तरह उन्होंने खत्म किया है, मैं दोहराऊंगी कि जब शिवसेना के साथ हुआ पिछले साल, तब से ये पता था कि वो ना ही शिवसेना बल्कि कांग्रेस और एनसीपी के खिलाफ भी उनकी साजिश जताएंगे। एक जरूर बात हो गई है 2014 से जो हमको उसका एहसास होना चाहिए, और खास तौर पे पत्रकारों को, मीडिया को, पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स को इसका अंदाज लेना चाहिए कि जो राजनीति भाजपा ने शुरू की है, उसके जो उसके जो नए नियम हैं, उनकी जो साजिश है या उनके जो तरीके हैं वो बदले हैं। और उसमें एक खास चीज है कि जो रीजनल पार्टीज है, जो खास तौर पे काफी बुलंद ये रीजनल पार्टीज है जिनका अस्तित्व काफी बहुत सालों से रहा है, उनको वो
खत्म करना चाहते हैं ये। और जब से ये कोएलिशन, ये अलायंस की बात चल रही थी विरोधी पक्षों की, तो ये एक हम देखते आ रहे हैं कि उनको विरोधी पक्ष जो जताएंगे कुछ इन्फ्लुएंस लोगों पे, जिस तरह से वो चुनाव में उनको टक्कर देंगे, ऐसे उनको विपक्ष दल नहीं चाहिए। ये सिर्फ महाराष्ट्र की बात नहीं है, ये पूरे इंडिया में चल रहा है। आप कह रही हैं कि बीजेपी को, नीता जी आप कह रही हैं बीजेपी को कोई भी जो पार्टी टक्कर देने की हैसियत रखती है उसे इसी तरीके से चकनाचूर कर दिया जाएगा। मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि क्या इससे ये हम सीधे तौर पे कह सकते हैं दो मेजर पॉलिटिकल पार्टियाँ 2 साल के भीतर, यही तो पूरी सियासत, यही तो पूरी जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के चेहरे महाराष्ट्र में वो हैं। ये ज़रूर बात है कि शरद पवार ये कह रहे हैं कि वो जनता के पास जाएंगे, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ क्या इसको वाकई बहुत बड़ा झटका एनसीपी के लिए माना जाए, इतना बड़ा जिसको एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस कह दिया जाए कि पूरी की पूरी एनसीपी अब बीजेपी बन गई? ये तो बहुत जल्दबाजी होगी। हम इस तरह से सोच के चलेंगे कि पूरी की पूरी नष्ट हो गई है, जब शरद पवार ने ये खुद कहा है कि हम जनता के दरबार में जाएंगे, हम कहीं पे भी न्यायालय में नहीं जाएंगे, कौन से भी कोर्ट में जाएंगे। इसके लिए एक बहुत ही अहम बात है कि हम बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं ये कहने के लिए कि खत्म हो गया है। चुनाव के लिए अभी वक्त है और आखिर में सबको चुनाव में लोगों के सामने जाना पड़ता है। हम देखेंगे तो उद्धव ठाकरे, हाँ शिवसेना खत्म हुई ऐसे लोग बोल रहे हैं, लेकिन जब से पिछले साल से ये हुआ है, उद्धव ठाकरे ने जिस तरह से लोगों से जुड़ने की बात की है, वो जा रहे हैं, उनके दौरे हो रहे हैं। और देखिए, एक नागरिक को जब वो उनको लगता है कि अभी सब खत्म हुआ है और वो एक किसी राजनीतिक लीडर को देखते हैं कि वो टक्कर देने के लिए तैयार है, तब एक बल मिलता है लोगों को। लोगों के विवेक पर आप विश्वास कर रही हैं, आप कह रही हैं अभी भी कुछ भी, अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, बहुत कुछ खत्म होने के बावजूद। मीतू जैन, आपने काफ़ी खोजी पत्रकारिता की है, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स लिखी हैं। आपकी हेडलाइन में देख रही थी द वायर में ही जो आर्टिकल एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को लेकर छपा है, जिसमें एक्सेसिव डायरेक्टरेट का नाम दिया गया हेडलाइन में। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि 9 में से 4 लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, आम भाषा में कहें तो जो बड़े भ्रष्टाचार के मामले होते हैं उसकी छानबीन करती है ये एजेंसी। इनमें से 9 में से 4 लोगों पे ये आरोप हैं। अगर अपने दर्शकों को हम बताना चाहें कि कितने गंभीर ये आरोप हैं, अगर ये लोग इस तरफ से उस तरफ नहीं जाते तो इन्हीं आरोपों में बाकी लोग, अगर महाराष्ट्र की ही राजनीति देखें, चाहें तो आप राष्ट्रीय भी कुछ उदाहरण दे सकती हैं, कितने गंभीर माना जाएगा इन आरोपों को? देखिए, इनमें से किसी को भी अगर आप ले लें, अजीत पवार को ले लें फॉर एग्जाम्पल 2017 में संजय बावरे करके एक डीजीपी थे, उन्होंने बोला था कि ये ही इज इन्वॉल्व, उनके एक एफिडेविट भी उन्होंने एक फाइल करी थी। अगले साल परमवीर सिंह डीजी बनते हैं, वो एक दूसरी एफिडेविट फाइल करते हैं, उसमें एफिडेविट इन 2 डिफरेंट कोर्ट्स, नागपुर एंड ये 2 कोर्ट्स में ये फाइल करते हैं एफिडेविट। उसमें ये क्लियरली बोलते हैं कि जो अजीत पवार थे, आई एम टॉकिंग अबाउट द इरिगेशन स्कैम, उसमें उनके पास नोट शीट्स भेजी गई थी एंड ही वाज नॉट एक्चुअली कंप्लीटली अवेयर ऑफ द फैक्ट्स ऑफ द केस। एंड जब ये देवेंद्र फडणवीस की सरकार गिरती है एंड 1 day बिफोर द एमवीए गवर्नमेंट इज स्worn इन, तो उस वक्त एक ये एफिडेविट फाइल करी जाती है गिविंग हिम अ क्लीन चिट। नाउ वी आर टोल्ड अगेन कि उसके अगेंस्ट कोई केसेस हैं एंड ही इज बीइंग इन्वेस्टिगेटेड। सिमिलरली महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक का जो ये स्कैम की अब ये बात कर रहे हैं, इसमें एक एफिडेविट उन्होंने फाइल करी है, उसमें कह रहे हैं कि काफी सारी शुगर कोऑपरेटिव्स हैं जिन्होंने ये इस बैंक से लोन्स लिए हैं। अब इसमें काफी सारी कंपनीज के नाम डाले हैं, बट इसमें अजीत पवार का नाम नहीं डाला। सो एसेंशियली अगर अजीत पवार कोऑपरेट अगर नहीं करते, ये अप्रैल 5 को इन्होंने ये एफिडेविट फाइल करी थी, अगर पवार साहब कोऑपरेट नहीं करते तो हो सकता है कि उनका नाम डाल देते, उनके अगेंस्ट एक और केस हो जाता। सो एसेंशियली जब भी ईडी या सीबीआई या जैसे कांग्रेस कहती है आईसीई, इनकम टैक्स, सीबीआई एंड ईडी, जब भी ये 3 एजेंसीज इन्वेस्टिगेट करती हैं, इट बिकम्स अ रोविंग एंड फिशिंग इंक्वायरी जिसे कहते हैं।
मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहती हूँ नवाब मलिक का। नवाब मलिक का केस है। नवाब मलिक, आपको याद होगा कि फरवरी 22 से वो जेल में है, 23 फरवरी 22 से। नवाब मलिक के ऊपर क्या एलिगेशन है? नवाब मलिक के ऊपर एलिगेशन ये है कि उन्होंने गांव वाला कंपाउंड करके एक जगह है बॉम्बे में, वहां पे उन्होंने जमीन खरीदी थी। अब ये जमीन उन्होंने, एलिगेशन ये है कि ये जमीन इन्होंने खरीदी थी हसीना पारकर से। हसीना पारकर कौन है? दाऊद इब्राहिम की सिस्टर है। तो यानी कि नवाब मलिक इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन टेरर फाइनेंसिंग। बट द पॉइंट इज कि ये उन्होंने हसीना पारकर से खरीदा था, ये हसीना पारकर के ड्राइवर से खरीदा था। सच बात तो ये है कि उन्होंने उसके ड्राइवर से ये प्रॉपर्टी खरीदी थी। नाउ द इंटरेस्टिंग फैक्ट इज कि अगर किसी का ड्राइवर कोई अपनी निजी लाइफ में क्या करता है, उससे उसके मालिक का क्या लेना देना, दैट इज बिसाइड्स द पॉइंट। दूसरा एलिगेशन ये है कि ईडी ने बोला है कि ये प्रॉपर्टी उन्होंने जबरन हासिल करी है, उन्होंने खरीदी नहीं है। नाउ ईडी के पास फ्रॉम आरटीआई ये डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं कि इस पे एक्चुअली प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हुई है, रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है, एटसेट्रा एटसेट्रा। यानी कि ये कब्जा नहीं करी गई, ये खरीदी गई है। ईडी इज अवेयर ऑफ ऑल दिस। ईडी के पास डॉक्यूमेंट्स हैं, पर ईडी ये डॉक्यूमेंट्स को शो नहीं करती है। संजय राउत के केस में, संजय राउत को जब बेल मिली थी, आपको याद होगा, वो काफी टाइम तक वो भी जेल में थे। उसमें जो जज थे एमजी देश पांडे, और उन्होंने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जजमेंट दिया था, जिसको लेके ईडी एक हायर कोर्ट में भी गई थी, और उन्होंने कहा था दीज स्टेटमेंट शुड बी क्वॉश्ड। मैं वो जजमेंट में से 2 लाइन पढ़ के बताना चाहती हूँ, जो देश पांडे ने कहा था। I am constrained to note that not a single trial right from the establishment of this designated court, the ED has concluded by leading evidence, and the court could not give a single judgment from the last decade. ये तो मैं 122 पन्ने का जजमेंट है, उसमें से आपको सिर्फ एक लाइन पढ़ के बता रही हूँ कि आज तक ईडी ने एक भी केस को अप टू अ लॉजिकल कंक्लूजन लेके नहीं गया है। एंड ये इसमें ईडी के लिए ये कहता है कि इट अपियर्स दैट इसमें फॉर एग्जांपल ये भी लिखा गया है कि द कोर्ट कैन नॉट बी अ पार्टी टू दिस काइंड ऑफ इन्वेस्टिगेशन बीइंग डन बाय द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इफ ईडी नॉट अकाउंटेबल फॉर सच मोडस ऑपरेंडी अवेल्ड बाय देम in not beginning and concluding a single trial. So this kind of language was used against the ED. ED के लिए जितने भी आप केसेस देखेंगे, वो स्टार्ट करते हैं, वो कभी खत्म नहीं होते। उसमें जो केसेस खत्म नहीं होते, लेकिन मीतू जैन जो उसका सियासी मकसद है वो पूरा हो रहा है। नीता जी, मुझे ये बताइए कि क्या आम जनता महाराष्ट्र की इन मुद्दों को जितना विस्तार से समझाया, अभी मीतू जैसे बहुत कम पत्रकार बचे हैं जो वाकई इतना गहराई में जाके बता भी सकें, लेकिन मैं तो ये कहती हूँ कि एक बहुत ही सामान्य आईक्यू वाला व्यक्ति जो महाराष्ट्र का वोटर है, वो चाहे विधानसभा के लिए वोट डाले या फिर बाद में पार्लियामेंट के लिए, संसद के लिए भी वोट डालेगा, क्या वो इन बातों को समझ रहा है कि इतना बिल्कुल खुल्लम खुल्ला जो बीजेपी की वॉशिंग मशीन है उसमें इस तरह के लोग, क्या वो इस बात को समझ रहे हैं कि पहले जो आरोप लग रहे हैं वो भी सियासत की वजह से लग रहे हैं, फिर आरोप जब धुल जाते हैं तो भी सियासत की वजह से धुल जाते हैं? समझ रहे हैं लोग या नहीं? आपको ताज्जुब होगा कि सामान्य जनता जो है वो ज्यादा जानकार है हमारे सुशिक्षित लोगों से ज्यादा। जो पढ़े लिखे हैं उन्होंने ऑलरेडी जजमेंट किया है। हमको ये भूलना नहीं चाहिए कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की वजह से जिस तरह से जो सियासती चल रही है और जो सरकार है, जो वो अपने आईटी सेल के द्वारा जो लोगों तक पहुंचा रही है, असली में जो जनता है वो जानती है। इसलिए ये जो कॉन्फिडेंस शरद पवार ने जताया है लोगों में और कहा है कि वो जनता के दरबार में जाएंगे और वो न्यायालय में नहीं जाएंगे, उसमें एक बात है। यही जो उन्होंने वो गलती नहीं की है जो उद्धव ने की, लेकिन उद्धव क्या खत्म हुआ? नहीं, वो भी लोगों तक जा रहा है। जो सामान्य पक्ष के मेंबर्स है, एनसीपी हो या जो पूर्व शिवसेना हो, ये मेंबर्स जो है ये मेंबरशिप देके वो बनते हैं, लोग जो है वो मेंबर्स बनते हैं और वो पक्ष को मत देते हैं। और ये कोई भी इंसान हो, वो कोई भी नेता हो,
उससे भी ज्यादा उनकी जो आइडियोलॉजी है वो पक्ष के लिए, उनके जो फाउंडर्स है उनके लिए वैसे होता है। और हमने देखा जब मई में शरद पवार ने कहा था कि वो इस्तीफा दे रहे हैं, हमने देखा लोगों की जनता, उनके जो पक्ष के जो लोग हैं उनके सेंटिमेंट्स हमने देखे, वो किस तरह से जोशीले बने थे। कुछ लोग तो अपने आप को जलाने के लिए निकले थे। हमको ये कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए कि जनता को पता नहीं है, जनता को कुछ ज्यादा ही पता है, ये मैं आपको जनता को पता है। लेकिन नीता जी, अगला सवाल मेरा ये है कि शरद पवार पहले कानूनी एक तरह से हथियारों का इस्तेमाल करना चाहते थे, एंटी डिफेक्शन लॉ का। अब शायद उन्हें इस बात का अंदाज़ा हो गया है कि 2/3 लोग उधर शिफ्ट हो गए हैं और इसलिए अब इस बात को वो इस हथियार को नहीं अपना रहे हैं। पहली बात तो मैं ये समझना चाहती हूँ, क्या ये सही समझ है कि उन्होंने जो एंटी डिफेक्शन लॉ का इस्तेमाल करने से अब इनकार किया, इसका मतलब वो सच्चाई को समझ रहे हैं? दूसरी बड़ी बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि 30 या 40 जितनी बड़ी तादाद में ये बड़े बड़े जो विधायक हैं, ये ऐसे लोग जो कि जनता के जरिए चुने गए हैं, जो पूरी पार्टी को बनाते हैं, अगर इधर चले गए बीजेपी की तरफ तो एनसीपी में अब बाकी क्या रहा, ये भी तो बताइए। पहले ये अंदाजा जो हम लगा रहे हैं कि वो एंटी डिफेक्शन कानून का इस्तेमाल करते, ये गलत है। एक तो पहली बात ये है, क्या शरद पवार को पता ही नहीं था ये सब हो रहा है? उनको जानकारी थी? क्या उन्होंने भी उनको बताया नहीं होगा कि अभी आपके सामने कोई रास्ता नहीं है, अगर ये ही एक आखिरी रास्ता है तो वो ले लीजिए। हम अभी भी, मैं कहती हूँ कि आखिरी वक्त तक क्या होगा ये हमको पता नहीं है, ये उसी वक्त हमको समझ में आएगा। लेकिन ये भी गलत है ये समझने के लिए कि उनको पता नहीं था, उनकी जानकारी नहीं थी, और वो एंटी डिफेक्शन, उन्होंने यही कहा था उद्धव को कि आप कानूनन न्यायालय में मत जाइए, ये आप फ्लोर टेस्ट दीजिए या जो कुछ भी उनके सामने पर्याय थे। शरद पवार ये बहुत ही वेटरन और माहिर राजनीतिक लीडर है, हम उनको इस तरह से अंडर एस्टिमेट करना बहुत गलत होगा। दूसरी बात रही कि जो आप कह रही हो क्या अब बाकी बचा क्या है, बाकी बचा बहुत कुछ है, समय है। क्या किस तरह से वो लोगों, क्या हम ये भूल गए कि शायद लोग वापस भी आ सकते हैं? अभी देखिए हालत क्या होगी, शिंदे के साथ में जो मुख्यमंत्री के साथ में लोग गए हैं, बाकी के आमदार गए हैं, क्या उनका होने वाला है? वो कुछ राजनीतिक ऑब्जर्वर्स का मानना है कि जो एक सूखा कुआं है उसमें कूद पड़ेंगे, ऐसे उनकी हालत हो गई है। तो हम हमारा ये कहना और हमको ये इस तरह से, मुझे लगता है हम कंक्लूजन पे पहुंचना सही नहीं होगा, क्योंकि महाराष्ट्र में जिस तरह से राजनीति चल रही है पिछले 1 साल से, मैं मानती हूँ कि और भी कुछ होने की संभावना है, और हमको आखिरी तक ये कंक्लूजन पे पहुंचना भी ठीक है नीता जी, बहुत कुछ आप देख रही हैं, लेकिन मीतू जैन ये बताइए कि बार बार ये दलील दी जाती है कि देखिए ईडी का या इनकम टैक्स का या बाकी जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं, सीबीआई का, ये सब इस्तेमाल तो कांग्रेस पार्टी भी करती रही है। अब देखिए उसी को अगर भाजपा इस्तेमाल करे तो आपको बड़ी समस्या है। क्या हमारे दर्शकों को आप बताएंगी कि ईडी का पहली बात जो यूपीए के कार्यकाल में, चलिए बहुत पहले भी ना जाएं तो सिर्फ 10 साल यूपीए के मान लेते हैं और लगभग अब 10 साल नरेंद्र मोदी के होने जा रहे हैं, क्या फ़र्क है जो इस्तेमाल किया गया पहले की सरकार में या गलत इस्तेमाल किया गया और अब की सरकार में? 2014 से अगर 2018 तक का आप देखें, सॉरी 2022 तक का, तो 95% जो केसेस ईडी ने जो लॉन्च करे हैं, दे हैव बीन अगेंस्ट लीडर्स ऑफ द ऑपोजिशन। और जो सॉरी माफ कीजिए, और जो मोस्ट ऑफ दीज केसेस जो हैं ये ऑपोजिशन के, 95% इज अगेंस्ट द ऑपोजिशन। सबसे बड़ी बात ये है, एंड कोई सा भी जो केस है इसमें प्रॉपर्टीज बहुत सारी वो सीज कर लेते हैं, जैसे कि कोई सा भी केस होता है उनकी प्रॉपर्टी सीज कर लेते हैं, उनके फार्म हाउस, उनके रिजॉर्ट्स, उनके होटल्स, जो भी मूवेबल प्रॉपर्टीज है, दे आर सीज्ड। बट कितने ये कन्फिस्केट होते हैं, ये सवाल उठता है। और यूपीए के कार्यकाल में क्या होता था, वहां टारगेट नहीं किया जाता था या इतना टारगेट नहीं किया जाता था? उसमें यूपीए के कार्यकाल में फर्क इसलिए था क्योंकि
13 से इस कानून में काफी सारी जो पीएमएलए एक्ट है, पीएमएलए एक्ट में बहुत सारे डिफरेंसेस आए हैं। व्हाई डज पहले ईडी को सीबीआई को केज्ड पैरेट कहते थे। ऐसा क्यों कहते थे? क्योंकि सीबीआई सरकार जो बोलती थी वो करता था, वो उनका पालतू तोता था, जो बोलते थे वो करता था। अब क्या हुआ है, फर्क ये आया है कि बहुत सारे स्टेट्स ने सीबीआई को एक्सेस देने से मना कर दिया है। सो अगर परमिशन नहीं देंगे, बिकॉज वी आर अ फेडरल कंट्री, हमारा एक फेडरल सिस्टम है जिसके तहत अगर स्टेट्स को परमिशन देनी होगी फॉर द सीबीआई टू इन्वेस्टिगेट, तभी सीबीआई घुस सकती है। ईडी में ऐसा कुछ नहीं है, और ईडी को धीरे धीरे बहुत ज्यादा ड्रैकोनियन बनाते गए, मतलब बहुत ज्यादा ये जो एक्ट है जिसके तहत आप एक्शन ले सकते हैं, इसको बहुत ज्यादा स्ट्रांग बना दिया है। नीता जी, बहुत संक्षेप में 30 सेकंड के अंदर, बिल्कुल समय नहीं है, मुझे बताइए कि 48 सीटें, इतना बड़ा राज्य, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आप इसे कितना गंभीर मानती हैं अभी जो सियासी घटनाक्रम है? बहुत जल्दी। ये जो हम देख रहे हैं इसका परिणाम जो होगा वो तो होगा ही, लेकिन एक चीज बहुत ही अहम है कि भाजपा ने एक इंटरनल सर्वे किया था, उसके मुताबिक उन्होंने कहा था कि एमडीए के जो 3 पक्ष है अगर वो साथ में लड़ते हैं तो इसका फर्क भाजपा के प्रोस्पेक्ट्स पे जरूर पड़ता, वो लोकसभा हो या विधानसभा हो। और यही इनकी साजिश है कि ये 3 पक्ष जो है, ये एमडीए सरकार के जो 3 पक्ष है उनको खत्म करें। लेकिन हम इस वक्त में बार बार दोहरा रही हूँ कि बैठ के हम ये नहीं तय कर सकते कि भाजपा के लिए अब ये रास्ता बहुत ही आसान है, क्योंकि उनके आगे और भी समस्या होगी कि कितने लोगों को वो इकट्ठा रख सकते हैं उनके साथ में। ये जो दल को उन्होंने जो 2 पक्ष को फोड़ा है, उनके साथ में कितने रहेंगे, कितने वापस आएंगे, और आखिर में जनता के सामने जाने के बाद क्या वो ये तय कर सकते हैं कि ये लोग, क्योंकि वो अगर करप्ट है तो इन करप्ट लोगों को अपने पक्ष के साथ में कैसे बना लिया? लेकिन सबसे बड़ी बात यह है नीता जी, सबसे बड़ी बात, नजर में आएगा। बिल्कुल सही बात है, लेकिन मीडिया का एक बड़ा हिस्सा उनके कब्जे में है और साफ तौर पे वो जिस तरह की कहानियां उन्हें नहा धुला के पहना के बताएंगे, जाहिर है जनता काफ़ी हद तक उस पर यकीन भी करना चाहेगी, लेकिन समय बलवान होता है, आने वाले दिनों में देखना मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का चर्चा में भाग लेने के लिए। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।